ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने ट्रेकिया के बारे में पढ़ा है, ठीक है। ट्रेकिया, इसमें जो मेन पॉइंट है ना पेपर के लिहाज से, वो ये है कि ट्रेकिया में सी शेप या यू शेप इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेजेस होती है, जो 15 से लेके 20 तक होती है। फिर वो कार्टिलेजेस फ्रंट पे तो होती है लेकिन बैक पे डेफिशिएंट होती है, ये याद रख लेना है। और कार्टिलेज की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो क्या होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। वैसे एपिथेलियम पे हम डिस्कशन करेंगे डिटेल से, लेकिन 2 पॉइंट सर आप याद रखें। देखिए टिश्यूज़ होती है ना, टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरोनल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और एक होती है एपिथेलियल टिश्यूज़। इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल एपिथेलियम की हम बात करें, एपिथेलियम ये हम हिस्टोलॉजी में 2-3 लेक्चर लेंगे, उसमें मैं डिस्कस करूँगा। इधर देखें, अगर मैं एक सेल को देखता हूँ ना और इसकी एपिथेलियम ऐसी है, इस तरह क्यूब शेप की है, क्या है, या मतलब इस तरह, इनको हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर ये एपिथेलियम मोर इस तरह स्क्वायर टाइप होना, ज़्यादा स्क्वायर, इसको हम स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वामस एपिथेलियम। और अगर कोई एपिथेलियम ऐसा कॉलम शेप में हो, कॉलम, दे आर कॉल्ड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? कोलमनर एपिथेलियम। तो देखे, आप लोग अगर एग्जाम में बैठे हैं ना, एक जहन की बात है यार, कि जो ट्रेकिया हमने पढ़ा है, ट्रेकिया इसमें सीलिया है तो सिलिएटेड है, लेकिन ट्रेकिया इस तरह हॉरिजॉन्टल पड़ी है, इस तरह ट्यूब है, वर्टिकल ट्यूब है, वर्टिकल ट्यूब है, कॉलम जैसा ट्यूब है, एक कॉलम है जिसमें एयर जाती है, तो इट विल बी सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। जो ट्रेकिया का एपिथेलियम है ना, वो सिलिएटेड क्या होगी? कोलमनर एपिथेलियम होगी। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखना है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक एपिथेलियम ऑफ द ट्रेकिया, आंसर इज सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। क्लियर है कि सीलिया भी है इसमें, लेकिन उसकी जो शेप है वो किस जैसा है? कॉलम जैसा है, इसलिए एपिथेलियम का नाम क्या है? कोलमनर एपिथेलियम है। आते हैं नेक्स्ट जनाब, आप लोग हेडिंग दे दे ब्रोंकस के। ब्रोंकस की मेन पॉइंट्स कौन कौन सी है, ठीक है। ब्रोंकस आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द ट्रेकिया। ये ट्रेकिया की टर्मिनल ब्रांचेस है। लेफ्ट मेन ब्रोंकस होता है और एक राइट मेन ब्रोंकस होता है। सो दीज आर दी टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ L4, क्योंकि ट्रेकिया की बाइफोर्केशन कहाँ पे होती है? T4 पे होती है, ठीक है। ब्रोंकस जो है, ब्रोंकस, इसमें याद रखें, इस ट्रेकिया की जो कन्वर्जन है, एक लेफ्ट मेन ब्रोंकस होती है, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, और एक क्या होती है? राइट मेन ब्रोंकस। इस मेन को कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस, मतलब मेन ब्रोंकस को हम प्राइमरी ब्रोंकस भी कहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक लंग है इस तरह, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज लंग, ये जनाब इस तरह नेक्स्ट लंग है, वी हैव 2 लंग्स इन द चेस्ट कैविटी। याद रखें, लंग्स की जो ये पार्ट्स है ना, दीज आर कॉल्ड दी अपर पार्ट्स ऑफ द लंग्स, दे आर कॉल्ड एपेक्स। तो क्या कहते हैं? एपेक्स। और इसको हम कहते हैं लोअर बॉर्डर्स ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो लोअर बॉर्डर होती है ना, लोअर, दे आर टुवर्ड इनवर्ड बॉडी। ये लंग्स की तरफ, अंदर की तरफ इस तरह गई होती है, दे आर कॉल्ड कनकेव सरफेस। इसको क्या कहते हैं? कनकेव सरफेस। तो जो लंग्स है ना, उसकी कनकेव सरफेसेस होती है और इसकी एपेक्स होती है। एपेक्स उसका सुपीरियर बॉर्डर है, कनकेव सरफेस इसका इंफीरियर बॉर्डर है, जो नीचे डायफ्राम के साथ टच होगा। किसके साथ? डायफ्राम के साथ। अब इधर देखें, यहाँ पे जब ट्रेकिया आती है ना, ट्रेकिया, फॉर एग्जांपल दिस ट्रेकिया, देन इट डिवाइड इनटू 2, दैट इज लेफ्ट मेन ब्रोंकस, और एक क्या होता है? राइट मेन ब्रोंकस में डिवाइड होती है। और फिर लेफ्ट मेन ब्रोंकस लेफ्ट लंग में चला जाता है, राइट मेन ब्रोंकस राइट लंग में चला जाता है। लेकिन दीज 2 ब्रोंकस आर नॉट इक्वली सेम, ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल नहीं है, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस है इसमें। तो आप लोग ऐसा करें कि इस साइड पे लेके राइट ब्रोंकस
इससे जो MCQs आता है वो आप लोगों को हाईलाइट करूँगा कि इसमें डिफरेंसेस कौन सी है। और यहाँ पे लेके लेफ्ट ब्रोंकस, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट ब्रोंकस। देयर आर एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। जो राइट ब्रोंकस होता है ना, राइट ब्रोंकस, इधर देखे, अगर फॉर एग्जांपल ये राइट ब्रोंकस है तो इस ब्रोंकस को अगर हम देखें तो ये ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल कि जो राइट ब्रोंकस है इसकी जो इंटरनल डायमीटर होती है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट ब्रोंकस। यहाँ पे लेके राइट ब्रोंकस इज मोर वाइडर। ये क्या होता है? वाइडर होता है, मतलब इसकी इंटरनल डायमीटर ज़्यादा क्या होती है? इंक्रीज होती है। इट इज़ वाइडर। वाइडर मीन ओपन को कहते हैं। मतलब यह है ये डायमीटर ज़्यादा है या इसका अंदर डायमीटर, इस वाले का। तो राइट ब्रोंकस का जो अंदर डायमीटर है वो क्या होता है? वाइडर। लेकिन जो लेफ्ट ब्रोंकस है इसकी डायमीटर नैरोवर होता है। इट इज़ नैरोवर, इट इज़ नैरो या नैरोवर, नैरो, एक डिफरेंस ये है। ठीक है जी। दूसरी बात कि जो राइट ब्रोंकस है ना, राइट, अगर ये ट्रेकिया है ना इसके बिल्कुल सीध में इस तरह राइट ब्रोंकस निकला होता है। इट इज़ मोर वर्टिकल। ये क्या होता है? मोर वर्टिकल। जो लेफ्ट है ना इट इज़ लेस वर्टिकल बट मोर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मतलब ट्रेकिया किस तरह रेंज है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ट्रेकिया वर्टिकल, इससे अगर एक ब्रांच बिल्कुल ऐसी सीध में निकली है और एक थोड़ी सी कर्व निकली है तो जो ज़्यादा कर्व है मोर हॉरिजॉन्टल होगी, वो लेफ्ट साइड होगी, और जो ज़्यादा वर्टिकल होगी लाइक ट्रेकिया वो क्या होगी? राइट साइड। यहाँ पे लेके मोर वर्टिकल, मोर वर्टिकल, और यहाँ पे क्या लिखना है? लेस वर्टिकल या मोर हॉरिजॉन्टल। ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होती है। एक डिफरेंस ये है। दूसरी डिफरेंस ये हो गई। तीसरी डिफरेंस इसमें यह है जो राइट ब्रोंकस है ना इट इज़ शॉर्टर। ये मतलब लेंथ में क्या है? शॉर्ट है। और जो लेफ्ट ब्रोंकस है इट इज़ मोर लॉन्गर। यहाँ पहले के शॉर्टर, शॉर्टर, और ये क्या है? लॉन्गर है या इंक्रीज इन द लेंथ, लेंथी है, लेंथी। ठीक है। अब इधर देखे, मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इसको आगे प्रोसीड करूँ इस तरह, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट ब्रोंकस है और ये क्या है? राइट ब्रोंकस है। तो जो राइट ब्रोंकस है ना, राइट ब्रोंकस, इट इज़ मोर वाइडर। ये क्या है? मोर वाइडर है। फिर ये मोर वर्टिकल है और क्या है? शॉर्ट है। कभी कभार जनाब गलती से बच्चों में मोस्ट कॉमनली वो जो 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के होते हैं या इस तरह के चावल के दाने या गंदम के दाने या फॉर एग्जांपल उन चीज़ों मकनातीस वगैरह होते हैं उसके साथ वो खेलते हैं। कभी कभार गलती से वो जो है ना फॉरेन बॉडी उसके नीचे जाकर ट्रेकिया में स्टक हो जाती है, उसको कहते हैं फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। हो सकती है कि नहीं? तो अगर बच्चों में फॉरेन बॉडी चली गई ट्रेकिया में और वो फॉरेन बॉडी ट्रेकिया से फिर किसी भी लंग में जाना चाहेगी तो फॉरेन बॉडी विल मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्ट विच ब्रोंकस, लेफ्ट और राइट? राइट ब्रोंकस। और किस लंग में जाएगी? राइट में। याद रखें ENT में डेली में अगर 50 लोग फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आए उनमें से 48% लोग, 50 में से 48% लोगों में जो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है वो राइट लंग में होती है। द रीज़न इज एनाटॉमिकल डिफरेंसेस इन द ब्रोंकस। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। तो MCQs आप लोगों को आएगा, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन इज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट विच लंग? आंसर विल बी राइट लंग। तो ये पॉइंट आप लोग तब आंसर कर सकोगे इफ यू नो द डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रोंकस। ठीक है। यहाँ पहले कि फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन is most commonly seen in which lung? Right lung। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, याद रख, ये ब्रोंकस के बारे में मेन पॉइंट है। फिर जो ब्रोंकस राइट साइड पे जाएगी ना वो फिर छोटे छोटे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड होगी, उसको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी। वो सेकेंडरी फिर टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होगी और उससे फिर छोटे छोटे आखिरी ब्रोंक्यूल बनेंगे, उसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। क्या? टर्मिनल।
और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जाकर मेन जो फंक्शनल सेल्स है लंग्स में उसमें ख़त्म होगी, जिसको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। और एल्व्यूलाई विल बी हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 1 घंटे का लेक्चर है, मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है, कि भाई एयर यहाँ से आएगी ट्रेकिया के ज़रिए ब्रोंकस से होते हुए एट द एंड इन लंग्स के अंदर जो मेन फंक्शनल सेल है एल्व्यूलाई, द मेन फंक्शनल सेल ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एल्व्यूलाई। तो यहाँ से ऊपर से नीचे ऑक्सीजन ब्लड को जाएगी और नीचे से ऊपर कौन सी चीज़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इफ वी एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द लंग्स बिटवीन द ब्लड, दिस इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। और गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, कब होता है, किन किन तरीकों से होता है, विल डिस्कस इन फिजियोलॉजी। ये हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट याद रखें, एनाटॉमिकल पर्पस के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द लंग ड्यू टू द डिफरेंस इन द राइट एंड ऑफ लेफ्ट ब्रोंकस। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज है, इधर देखें। फॉर एग्जाम्पल जो लेफ्ट लंग है ना, इधर देखें, बहुत कॉमन एमसीक्यूज है। लेफ्ट लंग, जब लेफ्ट ब्रोंकस किस लंग में एंटर करेगी, लेफ्ट लंग्स में, और ये कहाँ पे एंटर करेगी, राइट लंग। अब ये पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ सबके लिए एक न्यू कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग को एंटर करेगी, द पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे ये लेफ्ट ब्रोंकस क्या करती है, एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड हाइलम। इसको क्या कहते हैं, हाइलम ऑफ द लंग्स। मतलब ये है, या वो पॉइंट राइट लंग में भी जहाँ पे राइट ब्रोंकस एंटर करेगी उसको क्या कहते हैं, हाइलम। मतलब हाइलम मीन ये लंग्स का वो जगह है जहाँ पे कुछ चीज़ें अंदर जाएगी, कुछ चीज़ें वापस बाहर निकलेगी। इसको हम एंट्री एंड एग्जिट डोर कहते हैं। मतलब ये है, ये लंग्स का वो पार्ट है जहाँ पे कुछ चीज़ों की एंट्री होगी और कुछ चीज़ों की एग्जिट होगी, तो ये एंट्री एग्जिट डोर है, ये याद रखें, ठीक है। ये किडनी में भी होता है, लीवर में पोर्टा हेपेटस होता है, वो क्या होता है, पोर्टा हेपेटस। किडनी का हाइलम होता है, इसका भी हाइलम होता है। अब यहाँ पे देखें, एक और डिफरेंस की तरफ आप लोगों को ले जाता हूँ। ये जनाब, हाँ जिया, ये कौन सा लंग है, राइट लंग है, और ये क्या है, लेफ्ट है। इन दोनों लंग्स के दरमियान यहाँ पे हार्ट पड़ा होता है, इट इज कॉल्ड मीडियस्टिनम स्पेस। द स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मीडियस्टिनम, जिसमें हार्ट पड़ा होता है। इधर देखें, तो जो हार्ट है ना, हार्ट वो ज्यादा राइट साइड पे होता है कि लेफ्ट साइड पे, 2/3 ऑफ द हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट लंग की तरफ हार्ट का हिस्सा क्या है, ज्यादा है। तो इस लंग ने हार्ट को जगह देने के लिए इसका ये वाला बॉर्डर थोड़ा सा इस तरह कनकेव होता है। क्या होता है, कनकेव। और इसमें इसने किस चीज को अलो किया है, हार्ट को अलो किया है। तो याद रखे, जब हम राइट लंग को देखते हैं ना, उसकी जो सरफेस हार्ट की तरफ है वो बिल्कुल वर्टिकल है। जो लेफ्ट लंग है ना, उसकी वो सरफेस जो हार्ट की तरफ है उसमें इस तरह केविटी पाई जाती है, इसको कहते हैं नोच। क्या कहते हैं, नोच। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि ये नोच किस लंग में होता है, लेफ्ट लंग में, जहाँ पे क्या पड़ा होता है, हार्ट। इसलिए द आंसर इज कार्डियक नोच। And this will be MCQ's question. Which lung contain cardiac notch? Left lung. This is the notch mean a cavity which provide the space for the heart to accommodate in that area. Clear है? इधर देख के फिर से सुन ले। एक लेफ्ट लंग है और एक राइट लंग है। दोनों लंग्स के दरमियान जितना भी इलाका है, स्पेस है, उसको हम मीडियस्टिनम कहते हैं। और उसमें क्या चीज पड़ी है, हार्ट। लेकिन हार्ट का 66% हिस्सा, 2/3, वो किस साइड पे होता है, लेफ्ट। तो अगर लेफ्ट पेस ज्यादा है तो ये किस लंग को प्रेस करेगा, लेफ्ट। तो अल्लाह ताला ने लंग्स के अंदर पहले से इस तरह एक छोटी सी डिप्रेशन रखी है, और इस डिप्रेशन का वजह यह है कि हार्ट को अकोमोडेट करने का स्पेस क्या करे, बढ़ाए, और इसमें हार्ट आ जाए। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग में एक डिफरेंस ये भी है कि राइट लंग इज वर्टिकल ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट, बट लेफ्ट लंग हैज अ नोच विच अकोमोडेट हार्ट, एंड द नोच इज कॉल्ड कार्डियक नोच। मैंने जो एग्जाम दिया था NEB पार्ट 1 एग्जाम, उसमें यह था कि कार्डियक नोच इज द पार्ट ऑफ विच सेगमेंट या विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, आंसर इज लेफ्ट लंग। ये किसका हिस्सा है, लेफ्ट लंग का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आप लोगों को यह पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं
कि व्हाट इज मेंट बाय लंग रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल CPS पार्ट 1 में एक फीमेल ने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट रूट एंड राइट रूट, नोबडी नो, ठीक है ना, सारे के सारे पाकिस्तानी ग्रेजुएट है उसमें, ठीक है ना, नोबडी नो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि लंग रूट क्या है। एनीवन? लंग रूट का मतलब क्या है? इधर देखें, ये कौन सा ब्रोंकस है? लेफ्ट ब्रोंकस। ये किस में जा रही है? लेफ्ट लंग में। जिस पॉइंट पे ये एंटर करेगी उसको हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। ये तो पता है ना। लेकिन इस ब्रोंकस के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स भी अंदर जाती है लंग्स में। नंबर 1 इज पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? इधर देखें, आप लोग नीचे लिखे स्ट्रक्चर टू बी एंटर्ड, to be entered into what? Left lung. Structure to be entered into left lung. अब इस पे बात करेंगे कि भाई वो स्ट्रक्चर जो किस में एंटर करेगी? लेफ्ट लंग में। इसमें से जनाब आप लोग नंबर 1 लेके लेफ्ट ब्रोंकस, इसको क्या चीज एंटर करेगी? लेफ्ट ब्रोंकस। अभी पढ़ा है ना कि भाई जो लेफ्ट लंग है इसमें सबसे पहले सॉरी राइट, चलो लेफ्ट में आप लोग लेके पहला इधर देखे लेफ्ट लंग में, यहाँ पे लेफ्ट लिखना नहीं है, सिर्फ सुन ले, यहाँ पे जो चीजें अंदर जाएगी किस पॉइंट से? हाइलम से। इसमें एक लेफ्ट ब्रोंकस होगी, ठीक है, एक होगी पल्मोनरी आर्टरी जिसको हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और एक क्या होती है? राइट पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरीज आर 2 नंबर्स टू ईच लंग, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट है। और पल्मोनरी आर्टरी के साथ साथ कौन सी चीज होगी? पल्मोनरी वेन होगी। तो क्वेश्चन ये है कि MCQs क्वेश्चन ये है कि अगर हम लेफ्ट साइड लंग की हाइलम को देखें तो यहाँ से 3 चीज़ों की एक सेट गुजरती है। एक उसमें से आर्टरी होती है, एक उसमें से वेन होती है, और एक उनमें से ब्रोंकस होती है। तो कितनी चीज़ें मैंने बताई है? 3। लेकिन MCQs ये है, MCQs कि जब सर्जन सर्जरी करता है ना और वो लेफ्ट साइड लंग की हाइलम को पहुंचता है, उसको जो पहला स्ट्रक्चर नजर आता है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। उसको क्या होती है? तो मैं सीक्वेंस में आप लोगों को लिखवाना चाहता हूँ। देखे सीक्वेंस कुछ योग होगा। ये किस साइड लंग की बात मैं कर रहा हूँ? लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड लंग में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो सर्जन को हाइलम पे नजर आएगा वो क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी। एक MCQ क्लियर है। फिर उस पल्मोनरी आर्टरी के नीचे पोस्टीरियरली जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो ये ब्रोंकस होगा, लेफ्ट ब्रोंकस। पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या चीज नजर आएगा? लेफ्ट मेन ब्रोंकस। और इस लेफ्ट मेन ब्रोंकस के फिर पीछे पोस्टीरियरली पल्मोनरी क्या होगी? वेन। भाई ये इतना हाई यील्ड है ना, इतना भाई MCQ इसके प्लेब में MCQ ज्यादा आता है। MDC तो खैर आसान पूछती है, ठीक है ना, लेकिन प्लेब में, और ये क्वेश्चन CPS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बुक में लिखा है लेकिन बुक में रैंडम लिखा है। याद रखे कि अब लोग कहते हैं कि यार जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग, ये कंसेप्ट तो बैठा ले जहन में, लेफ्ट लंग है या राइट लंग है, उसको जो चीज अंदर जाएगी और जो चीज बाहर उससे आएगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। ये सबको पता चल गया। फिर हम कहते हैं कि हाइलम पे लेफ्ट साइड के लंग्स में कितनी स्ट्रक्चर जाएगी? 2 अंदर जाएगी और एक बाहर आएगी। वेन आर कमिंग आउट, आर्टरी आर गोइंग इन। तो ये एंट्री वाले है और ये क्या है? एग्जिट वाला है। लेकिन सीक्वेंस कुछ यूं होगा, सीक्वेंस ये MCQs है कि सबसे पहले हमें क्या नजर आएगा? आर्टरी, फिर ब्रोंकस, और अब इन तीनों की सेट को इकट्ठा याद रखिए। ये बंडल बन गया 3 के नहीं, इस बंडल में शायद क्या क्या है? आर्टरी, लेफ्ट ब्रोंकस और वेन। इन तीनों चीजों की कंबाइंड सेट को हम कहते हैं लंग रूट। इसको क्या कहते हैं? लंग रूट। लेकिन कौन सी लंग की रूट है ये? लेफ्ट लंग रूट। तो कंबाइंड दीज 3 इज होल इज कॉल्ड लेफ्ट लंग रूट। ये लेफ्ट लंग रूट, ये लंग्स की रूट्स है, जड़ें है। ऐसा इमेजिन करें कि नीचे जड़ें ज्यादा होती है, ऊपर तना एक होता है, कि ये 3 जड़ें हैं और इससे एक पूरा तना लेफ्ट लंग निकलेगा।
ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट लंग रूट कहेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट लंग रूट एंड हाइलम? इसमें लोग गलत होते हैं। वेरी गुड, हाइलम जस्ट अ डोर, वो तो वो एरिया है, लेकिन जिस एरिया से ये चीजें जाएगी उसको रूट कहते हैं। तो रूट आर द स्ट्रक्चर बट हाइलम इज द डोर, ये पॉइंट है। ये देखे, ये तीन स्ट्रक्चर की कॉम्बिनेशन क्या है? रूट है, लेकिन जो ये रूट जिससे एंटर करेगी वो क्या है? वो हाइलम है। अब समझ आ गई कि नहीं? फिर नीचे लेके स्ट्रक्चर पासिंग फ्रॉम द राइट लंग, क्या राइट लंग की हाइलम से कौन सी स्ट्रक्चर जाएगी? तो इधर देखे स्ट्रक्चर, चले आप लोग आज से जाकर किसी सीनियर किससे पूछे, नोबडी नो दिस रूट्स बट दे आर इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। अब आप लोग कहोगे कि व्हाट आर इंपॉर्टेंट, अभी आएगा सीक्वेंस। स्ट्रक्चर पासिंग फ्रॉम राइट लंग हाइलम, इस तरह है ना? ओके, जब सर्जन सर्जरी करता है ना और वो राइट साइड लंग की हाइलम में पहुंचता है, उसको जो पहला स्ट्रक्चर नजर आता है वो राइट ब्रोंकस होता है। वो क्या होता है? राइट मेन ब्रोंकस। तो देखे राइट मेन ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंकस। इसके बाद जो उसको स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी, क्या आर्टरी, ये राइट साइड की है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पल्मोनरी वेन, और इसके साथ छोटे छोटे हाइलर लिम्फ नोड, क्या होते हैं? हाइलर लिम्फ नोड। अब इधर देखिए, ये जनाब चार चीजें हैं, ये किस हाइलम पे एंटर करेगी? और इन चार चीजों की सेट को राइट साइड पे क्या कहते हैं? राइट लंग रूट। इसको क्या कहेंगे इन चारों को? राइट लंग रूट। लेकिन जिस एरिया से जाएगी वो क्या है? राइट हाइलम होगी। क्लियर है? अब उस ग्रुप में एक फीमेल ने बात पूछी थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट लंग रूट एंड राइट लंग रूट? द आंसर इज the superficial content of the left lung root is pulmonary artery, but superficial content of the right lung root is right main bronchus। ये इसमें डिफरेंस है। ये एमसीक्यू उसने पूछी थी इस तरह। क्लियर है कि नहीं? कि जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट लंग, उसकी रूट में सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा? आर्टरी। ये मैंने ए भी नहीं लिखे, ये सीक्वेंस है एनाटोमिकल, ठीक है ना? तो लेफ्ट साइड लंग पे जो मेन चीज पहले एंटर करेगी वो क्या होगी? आर्टरी। लेकिन जो राइट साइड रूट है उसमें मेन पहला क्या है? ब्रोंकस है। लेकिन एक और एमसीक्यूज, विच स्ट्रक्चर इज ऑलवेज लाइज डीपर इन द रूट? आंसर इज पल्मोनरी वेन। वेन हमेशा नीचे होता है, इसका आखिर ये है, इसका ऑलमोस्ट आखिर लिम्फ नोड तो छोटे छोटे होते हैं। तो वो कौन सा, अब देखे वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो दोनों साइड की लंग्स रूट में हमेशा स्टेटिक एक जैसा होता है? वो पल्मोनरी वेन है, हमेशा 3 नंबर पे होता है। लेकिन ब्रोंकस और आर्टरी वेरी करता है। ये एमसीक्यूज याद रखे। हाँ, इधर भी होते हैं छोटे छोटे, लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच, ठीक है? दीज आर इम्पोर्टेंट वन। ये बात समझ आ गई कि नहीं? ओके, यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं, लेकिन ये लंग रूट के स्ट्रक्चर किस लेवल पे एंटर करते हैं? इसलिए उस हाइलम के साथ लिम्फ नोड को हाइलर लिम्फ नोड कहते हैं। मतलब ये लिम्फ नोड उस हाइलम के साथ होते हैं, इसलिए लिम्फ नोड का नाम क्या है? हाइलर लिम्फ नोड्स है। क्लियर है? ओके, इधर पल्मोनरी नर्व नहीं होती, इंटरकास्टल नर्व होते हैं, तो वो तो इन बिटवीन द रिब्स जाते हैं, वो कल हमने पढ़ी, वेन आर्टरी नर्व वो वाले, ठीक है? हाँ, ये लंग्स को भी सप्लाई देते हैं, सिंपैथेटिक प्लेक्स होती है, वो हम नर्व सप्लाई में पढ़ते हैं फिर, ठीक है? लेकिन ये क्लियर हो गई कि नहीं कि हाइलम पे लेफ्ट देखे, द पार्ट ऑफ द लंग थ्रू विच समथिंग एंटर एंड आउट इज कॉल्ड हाइलम। फिर उस हाइलम से जो स्ट्रक्चर की ग्रुप जाएगी उसको क्या कहते हैं? रूट्स, लंग रूट्स। तो लेफ्ट लंग रूट्स अलग है और राइट लंग रूट अलग है। लेफ्ट लंग रूट की जो मेन कंपोनेंट है पहला, वो क्या होगी? पल्मोनरी आर्टरी। और जो राइट साइड की रूट है उसकी पहला कंपोनेंट राइट मेन ब्रोंकस है। बस क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है, इसलिए ब्रोंकस किस साइड पे ज्यादा सुपरफिशियल है? राइट साइड पे कि लेफ्ट पे? राइट से। इसलिए तो ट्रेकिया से फॉरेन बॉडी किस साइड पे ज्यादा जा सकती है? अगेन फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉमन ऑन द राइट साइड। ये भी क्वेश्चन है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं, मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया। ओके।
इसको साफ करते और आगे जनाब एक और कंसेप्ट, इसका पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक उठा कर दे कि इस तरह चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करके पढ़ाए हैं, ठीक है। इसके बाद हेडिंग्स दे दे लोब्स इन द लंग्स, लोब्स के हाउ मेनी लोब्स आर देयर, या इस तरह करे एक साइड पे लेके राइट लंग, एक साइड पे लेके लेफ्ट लंग, इसकी डिफरेंसेस 2-3 लिखते हैं कि राइट और लेफ्ट लंग की डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस लेके, डिफरेंसेस लोब नहीं, इस तरह लेके राइट लंग और इस साइड पे ऐड करे लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, राइट लंग एंड ऑफ लेफ्ट लंग, ठीक है। राइट लंग के बारे में याद रखे, दिस इज अ लिटिल बिट हेवियर लंग इन वेट, मतलब वेट के लिहाज से जो राइट साइड है ना वो थोड़ा सा क्या है, हेवी है, लेकिन द लेफ्ट लंग इज लाइटर, ये मतलब लाइटर है, हल्का है, ठीक है, वेट में, नॉट इम्पोर्टेंट इन द एग्जाम, जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज के इट इज 3 लोब लंग, वेरी गुड, ये 3 लोब्स है, इसके अंदर कितनी लोब्स है, 3, एंड इट इज अ 2 लोब लंग, वेरी गुड, ये 2 लोब्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार एम्फोसिक्यूस, देयर आर 2 फीचर्स, इसके अंदर कितनी फीचर्स है, 2, और इसके अंदर एक फीचर होता है। अब बताऊंगा कि व्हाट इज फीचर और इसकी फ़ायदा क्या है, ठीक है, लेकिन पहले सिग्निफिकेंस देखें। फीचर इसमें कितनी है, 2, किस लंग में, राइट में, और उन फीचर का जो नाम है, एक को कहते हैं ओब्लिक फीचर, ओब्लिक प्लस ट्रांसवर्स फीचर, ये नाम भी याद रखने हैं। दीज आर दी 2 फीचर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द लंग्स, ठीक है। लेकिन जो फीचर लेफ्ट लंग में पाया जाता है इट इज सिंपली कॉल्ड ओब्लिक फीचर, इसमें ट्रांसवर्स नहीं होता, ठीक है जी, एक ये पॉइंट है। इस लंग में जो राइट साइड पे है, हैविंग नो कार्डियक नोच, इसमें कार्डियक नोच होती है नहीं, कार्डियक नोच किस लंग में होती है, लेफ्ट साइड में, तो ये भी एक डिफरेंस है कि नहीं, कार्डियक नोच इट इज प्रेजेंट इन दी लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स। तो ये जनाब मेन डिफरेंसेस है लेफ्ट और राइट लंग के दरमियान। अब इधर देखे बहुत आसान है यार, एक एक पॉइंट है, बहुत आसान है। फीचर जो है, फीचर इसको अलग लिखे, फीचर को हेडिंग दे दे, इसकी डेफिनेशन लिखे, अ स्ट्रक्चर विच डिवाइड द लंग्स इनटू लोब्स इज कॉल्ड फीचर्स। फीचर हर वो स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स को किस में डिवाइड करे, लोब्स में डिवाइड करे, उसको फीचर कहेंगे। अ स्ट्रक्चर विच डिवाइड द लंग्स इनटू lobes that is considered as feature, इसको हम फीचर कहते हैं। क्लियर है जी। इधर देखिए पॉइंट याद रखें, जब हम सीवीएस पढ़ेंगे ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें हम पढ़ेंगे ना अ स्ट्रक्चर विच डिवाइड द हार्ट इनटू चेम्बर्स, क्योंकि हार्ट के अंदर क्या होती है, चेम्बर्स, 2 एट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल। वो स्ट्रक्चर जो हार्ट के अंदर चेम्बर्स को सेपरेट करे उसको कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर जो लंग्स को लोब्स में डिवाइड करे उसको क्या कहेंगे, फीचर्स कहेंगे। अब इधर देखें, ये राइट लंग है, राइट लंग, इस लंग में इस तरह की एक फीचर होती है। इधर देखें फीचर, ये एक लाइन है जो इसने एक को अभी किसने में डिवाइड किया, 2 में, तो ये फीचर हुआ कि नहीं। लेकिन दिस फीचर इज ट्रांसवर्स फीचर, ये क्या है, ट्रांसवर्स। लेकिन अगर यहाँ से हम इस तरह, ये कौन सा फीचर है, ट्रांसवर्स या ओब्लिक, ये ओब्लिक फीचर है ना। तो हाउ मेनी फीचर आई मेंशन, 2, ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक। तो इन 2 फीचर की वजह से दिस इज 1, 2 एंड 3 लोब्स ऑफ द राइट लंग। ये कितने लोब बन गए, 3। इसको हम कहते हैं अपर लोब, अपर लोब, इसको मिडल लोब और इसको लोअर लोब। तो आसान है कि मुश्किल है यार, ये बहुत आसान है, ठीक है। हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन द लंग ऑन द राइट साइड, 3, बिकॉज ऑफ 2 फीचर्स इन दैट, एक ट्रांसवर्स फीचर है और एक ओब्लिक फीचर है।
लेकिन इसमें जनाब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओब्लिक फीचर होता है। कौन सा? ओब्लिक। तो इसका कितने लोब बन गए? इसको हम अपर लेफ्ट कहते हैं, अपर लोब ऑफ द लेफ्ट लंग, और इसको लोअर लोब कहते हैं। तो बस यही पॉइंट है फीचर की और लोब्स की। क्लियर है जी? ओके। फिर एक और पॉइंट याद रखे कि जो लोब्स होते हैं ना लंग्स के अंदर, उसके अंदर छोटे छोटे खाने होते हैं, दे आर कॉल्ड सेगमेंट्स। क्या कहते हैं? सेगमेंट्स। ईच लोब कंटेन व्हाट? आंसर इज सेगमेंट्स। सेगमेंट्स। अब एमसीक्यूज याद रखे, अगर मैं राइट लंग की बात करूं, राइट लंग, तो इसकी कितनी लोब है? क्या बात? अपर, हाँ, मिडल एंड लोअर, इस तरह है लोअर। इन लोब्स के अंदर फिर क्या पाई जाती है? सेगमेंट्स। याद रखें एमसीक्यूज में आएगा कि द अपर लोब ऑफ राइट लंग कंटेन हाउ मेनी सेगमेंट? 3। इसमें कितनी सेगमेंट्स होती है? फॉर एग्जाम्पल एक ये है, देखिए 2, और ये क्या है? 3। इतना सिर्फ याद रखें कि कितनी सेगमेंट होती है? 3। जो मिडल लोब है ना उसमें 2 सेगमेंट्स होती है। कितनी? 2। और लोअर लोब के अंदर द नंबर ऑफ सेगमेंट ऑन द राइट साइड इज 5। तो भाई एमसीक्यूज क्या आएगा? हाउ मेनी सेगमेंट्स वी हैव इन द राइट लंग? आंसर इज 10। ये एमसीक्यूज है। ये लोब सारे जो है ना ये किस लंग के है? राइट और लेफ्ट? राइट। इन 3 लोब को मिलाकर राइट लंग बनता है, लेकिन इन 3 लोब की सेगमेंट्स को मिलाकर ऑन द राइट साइड ऑफ द लंग वी हैव टोटली 10 सेगमेंट्स। ठीक है, और ये सेगमेंट्स मैं प्रूफ करूंगा जब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। दीज सेगमेंट्स आर नथिंग बट दीज आर आल्सो हेल्पफुल इन द गैसियस एक्सचेंज। ये भी किस में काम करेंगे? गैसियस एक्सचेंज में। बात समझ आ गई कि नहीं? तो सिर्फ एनाटॉमी के पर्पस पे याद रखे कि हाउ मेनी सेगमेंट वी हैव ऑन द राइट साइड ऑफ द लंग? 10। कितने अपर लोब में है? 3। मिडल में 2, लोअर लोब में 5। अब अगर कोई बंदा आप लोगों से सेगमेंट ऑफ व्हाट पूछे, लेफ्ट लंग, तो इसमें कितने लोब है मसूद? अपर लेफ्ट और लोअर। याद रखे ऑन द अपर साइड ऑफ लेफ्ट लोब द सेगमेंट इज 5, नीचे 5, अगेन 10 सेगमेंट ऑन द लेफ्ट। तो नंबर ऑफ सेगमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लंग इज, इसलिए मैंने सेगमेंट की डिफरेंसेस नहीं किए। हमने डिफरेंसेस में सेगमेंट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि नंबर ऑफ सेगमेंट ऑन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेगमेंट ऑन द राइट साइड। क्लियर है? ये एक इक्वलिटी है, लेकिन एमसीक्यूज ये है एनाटॉमी के लिए कि इन विच लोब ऑफ विच लंग आर हाउ मेनी सेगमेंट्स। तो याद रखे 3 लोब्स ऑन द राइट साइड, ऊपर में 3, फिर 2, फिर 5, और जो लेफ्ट है उसको अपर 5 और नीचे 5, तो नंबर सेगमेंट इज 10। तो 10 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लंग्स। क्लियर है जी? ये पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखे, अगर किसी ने आप लोगों को ब्लड सप्लाई पूछ लिया लंग्स की कि व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द बोथ लंग्स? आंसर इज 2 आर्टरीज। हाउ मेनी? 2। द मेन आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द लंग्स आर कॉल्ड ब्रोंकियल आर्टरी। ये एमसीक्यूज है। ये कौन सी आर्टरी है? ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी जो है ना, ब्रोंकियल आर्टरीज, ये जनाब लंग्स को क्या करती है? सप्लाई करती है। और इसके साथ साथ लंग्स को मजीद सप्लाई करने के लिए हमें पल्मोनरी आर्टरी भी चाहिए। कौन सी आर्टरीज? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? अब आप लोगों को पता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है इट कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी? डीऑक्सी। इन दोनों में ऑक्सी ब्लड प्योर किसके पास है? इन दोनों में ब्रोंकियल। इसलिए लंग्स की मेजर ब्लड सप्लाई विच इज आर्टीरियल आर ड्यू टू ब्रोंकियल आर्टरीज। और इसके सामने लेके ब्रांचेज ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। ब्रोंकियल आर्टरीज आर द ब्रांचेज ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। ये डिसेंडिंग एओर्टा की ब्रांचेज है, डिसेंडिंग एओर्टा। और पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ये कहाँ से आती है? राइट वेंट्रिकल से। क्लियर है? लेकिन एमसीक्यूज ये आता है ब्रोंकियल आर्टरी आर द ब्रांचेज ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, which mainly supply blood to the lungs, both of the lungs on both side। ठीक है, तो एक सप्लाई है स्क्वायर डबल है, तो ऐसा आर्गन विच रिसीव डबल सप्लाई इज कॉल्ड डुअल सप्लाई। इसको क्या कहते हैं? डुअल सप्लाई, मतलब डबल सप्लाई। पल्मोनरी आर्टरी भी है, ब्रोंकियल आर्टरी भी है। ठीक है, तो याद रख एक पॉइंट,
द मेन आर्टरीज विच आर द ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा विच विल सप्लाई ब्लड टू द लंग्स आर कॉल्ड ब्रोंकियल आर्टरी। और एट द एंड जो वीनस ड्रेनेज है ना, एमसीक्यूज, ऑल द वीनस ड्रेनेज एट द एंड ऑफ बोथ लंग्स विल ड्रेन इनटू एजाइगस वेन। कौन सी वेन में? एजाइगस वेन में। ब्रोंकियल वेन होगी, ब्रोंकियल वेन एजाइगस वेन में ड्रेन करेगी, बस दैट्स इट। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि इस चेस्ट के अंदर और इस चेस्ट के बाहर जितना भी इलाका है, इसकी मैक्सिमम ड्रेनेज ये कहाँ पे ड्रेन करती है? एजाइगस वेन। सो मैं ये कह सकता हूँ कि वीनस ड्रेनेज ऑफ द लंग्स एट द एंड विल रीच इनटू द एजाइगस वेन। अब इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए देखें, अब आप लोगों से यहाँ से एक दो तीन चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ऐसा करते हैं, ये बुक पकड़े शाबाश, आप इसके आप भी आ जाए सामने, सारे आ जाए। ये 4-5 MCQs है, उससे 3 MCQs जरूर आते हैं, यहाँ से उठाते हैं हर साल, तजुर्बा है अपना, ठीक है। सामने इसके साथ हो जाए, बुक को दे के, या ऐसा करते है, आप लोगों के पास ग्रुप है व्हाट्सएप में, ऐसा करे व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा सा खोल दे शाबाश, ताकि आप लोग को अपने पढ़ने का समरा पता हो जाए कि क्या सीन है, ठीक है। अब देखे, हाँ ग्रुप में आ जाए सारे। ये मैं बुक से आप लोगों के सामने ही एक क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन को पढ़ कर दे के शाबाश सारे। क्वेश्चन मिल गया? देखे, हाँ सारे देखे, मैं एक एक चीज आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग थोरेसिक स्ट्रक्चर आर करेक्ट एक्सेप्ट। इस तरह है, हाँ जी, कहते हैं कि जो स्टेटमेंट है ना, ये थोरेसिक स्ट्रक्चर के साथ सारे ठीक है, एक गलत है। अब इधर देखे, नहीं आ रहा, नेट नहीं है, सबको शेयर करें ना जिसके पास। देखें, नंबर 1 पॉइंट क्या समझा रहे हैं हमें, कि जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है ना, ये सारे ठीक है, लेकिन उसमें एक बात क्या है? गलत है। नंबर 1, केरीना, केरीना इज द नेम गिवन टू द साइट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, ठीक है, हाँ इट्स राइट। द लेगामेंटम आर्टीरियोसम इज द रिमेन ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस। अब आप, हमें अभी तक नहीं पता है, ये हमने नहीं पढ़ा है। वैसे ट्रू फॉल्स आपको पता है, ट्रू इसको मुझे पता है, मैनी को नहीं पता है। इसका मतलब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि भाई ये क्या है, जहन में रख कर अब आपको पता नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है, लेकिन आगे जाए, एमसीक्यूज आगे जाए। द डक्टस आर्टीरियोसस इज फॉर्म फ्रॉम द 6th लेफ्ट फेरेंजियल आर्च, ये भी आपको नहीं पता है, इस पे आपका कमांड नहीं है, फिर भी आप कंफ्यूजन में आगे जाए। द थाइमस लाइज इन द मिडल मीडिएस्टिनम, तो थाइमस मिडल में होता है, ये थाइमस कहाँ पे होता था? मिडल में क्या होता है सिर्फ, तो इसमें थाइमस है, तो इस पे आप श्योर है कि ये स्टेटमेंट क्या है। तो अगर आप सबको नहीं पता कि दूसरे क्या है, वो सारे ठीक है, बस ये आंसर है, ये गलत है। यू डोंट नो द ऑप्शन बट स्टिल यू करेक्ट द एमसीक्यूज। हम क्या करते हैं, एग्जाम में बैठकर अगर एक चीज हमें समझ में नहीं तो हम अपना हौसला खो जाते हैं। एग्जाम में एमसीक्यूज को आगे पढ़े, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो आपको आएगा और वही आंसर होगा। अब मीडिएस्टिनम के पॉइंट से हमें पता है कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है ना, तो इसका आंसर क्या है, ये वाला है कि नहीं। दिस इज द आंसर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू, लेकिन थाइमस इज नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट, मिडल मीडिएस्टिनम। तो आंसर ये होगा कि नहीं। ये है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखे भेजता हूँ। तरीका आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हाउ टू, सिर्फ पढ़ना नहीं, ये तरीका आना चाहिए कि हमने आगे एमसीक्यूज कैसे करने, हल कैसे करने, इसका तरीका क्या होगा। हाँ जी, इसका आंसर पहले पढ़ ले शाबाश। ओके, ये तो चलो अभी हम पढ़ेंगे, ये छोड़े, ये अभी कल के लेक्चर में इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इसके बाद वाला देख ले। ये आउट एमसीक्यूज हर साल आते पेपर में। हाँ, व्हेन पासिंग अ नीडल, है ना,
व्हेन पासिंग अ नीडल थ्रू द चेस्ट वॉल इनटू प्लूरल कैविटी इन विच लाइन? मिड एक्सिलरी लाइन। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी पियर्स्ड एक्सेप्ट। इधर देख, यहां से हम नीडल पास करते हैं मिड एक्सिलरी लाइन से, तो ये सारी चीजें पियर्स करेंगे, एक नहीं करेंगे। वो क्या है? लेविटर कोस्ट्रम मसल। वाई? बिकॉज दिस मसल, कल मैंने बताया था, इट लाइज ऑन दी बैक साइड। तो ये आंसर होगा कि नहीं? इसका ये आंसर है लेविटर कोस्ट्रम मसल। ये जनाब मेन पॉइंट है। देखे नेक्स्ट, हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इधर देखे, इधर इसको ना पढ़े, इधर देखे एक पॉइंट सिर्फ सुन ले। इधर देखे, इधर कि जो राइट ब्रोंकस है और लेफ्ट ब्रोंकस है ना, इसमें एक पॉइंट ऐड कर दे। लेफ्ट ब्रोंकस किस में जाएगा? लेफ्ट लंग में। राइट और राइट लंग। अब इधर देखे, जो लेफ्ट ब्रोंकस है ना, लेफ्ट, इधर देखे, ये जब लेफ्ट लंग के हाई लंग में अंदर जाएगा ना, अंदर की बात करो, अंदर लंग्स में, तो फिर ये एक ब्रांच अपर लोब को भेजेगा और एक को, इसको हम कहते हैं लोबार ब्रोंकस। क्या कहते हैं? लोबार ब्रोंकस। मीन कि ये ब्रोंकस अब किसको गई है? लोब्स को गई है। एक अपर लोबर है और एक लोअर लोबर। ये किसकी ब्रांचेस है? किस ब्रोंकस की? लेफ्ट ब्रोंकस की। बिफोर एंटरिंग टू हाइलम के आफ्टर एंटरिंग? आफ्टर। लेकिन इधर देखे, इस ब्रोंकस ने कितने लोब्स को देना है? 3। लेकिन एमसीक्यूज ये है कि ये राइट ब्रोंकस बिफोर एंटरिंग टू द राइट लंग, ये एमसीक्यूज है। जो राइट ब्रोंकस है ना, हाई लंग को एंटर होने से पहले पहले ये एक ब्रांच देती है, ब्रांच जो किस ब्रोंकस में जाएगी? सुपीरियर। और फिर ये खुद किस में जाएगी? लंग्स में जाकर एक ब्रोंकस मिडल को देगी और एक को इंफीरियर को देगी। ये बात समझ आ गई? तो देखे, लोबार ब्रोंकस ऑन लेफ्ट साइड इज 2, क्योंकि कितने लोब है? 2। हाउ मेनी लोब ऑन द राइट साइड? तो 3 लोबार ब्रोंकस होंगे। लेकिन इसकी जो लोबार ब्रोंकस है ना, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस से आई है, जब ब्रोंकस कहां से एंटर हो चुका था? हाइलम से। लेकिन ये एमसीक्यूज याद रखे कि जो राइट ब्रोंकस है, ये सुपीरियर लोबार ब्रोंकस एंट्री से पहले पहले देता है, लेकिन जब वो हाइलम से फिर एंटर हो जाता है तो फिर मिडल लोबार और लोअर लोबार देता है। तो ये एमसीक्यूज है कि नहीं? तो राइट ब्रोंकस से कितने लोबार ब्रोंकस बनेंगे? 3। लेकिन ये तीनों ब्रांचेस आफ्टर एंट्री होंगे या एक पहले होगा? वो कौन सा लोबार ब्रोंकस है? सुपीरियर या अपर है। इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा देख ले कि इसमें इन लोगों ने, हाँ जी, की गलत है? इसमें तो की नहीं है, ई। ओके, देखे, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द मेन ब्रोंकाई आर करेक्ट एक्सेप्ट। ये बात समझ आ गई कि सारी चीजें ब्रोंकस से रिलेटेड ठीक है, गलत है। देखे, राइट मेन ब्रोंकस इज वाइडर देन द लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ठीक है, ये सही है। द राइट मेन ब्रोंकस इज शॉर्टर देन द लेफ्ट मेन ब्रोंकस, सही है यार। ये वाला कंसेप्ट ही वाइडर भी है, शॉर्टर भी है, इस तरह है ना। नीचे, द राइट मेन ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल इन पोजीशन विद द लेफ्ट मेन ब्रोंकस, ठीक है। राइट ब्रोंकस इज मोर वर्टिकल। तो ये देखिए, 3 पॉइंट आप लोगों को एमसीक्यूज में एक्सप्लेन किए हैं। ये इनडायरेक्टली आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को ब्रोंकस के डिफरेंस आता है कि नहीं, क्लियर है। चौथा क्या है? द लेफ्ट मेन ब्रोंकस पासिस टू द लेफ्ट इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। अब ये पॉइंट आप लोगों को नहीं पता कि भाई ये ठीक या गलत है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे देखे, द लेफ्ट मेन ब्रोंकस गेव ऑफ सुपीरियर लोबार ब्रोंकस बिफोर एंटरिंग टू द हाइलम। इस पे तो अब श्योर है कि गलत है, तो चौथा अगर नहीं भी आता वो ठीक होगा, बस आंसर इज ई। बिकॉज लोबार ब्रोंकस ऑन द लेफ्ट विल एंटर टू द हाइलम देन विल गिव ब्रांचेस। ये बात जो उसने की थी ये ठीक होती अगर किस ब्रोंकस की बात होती। तो जो चीज एक एक पढ़ाऊंगा ना, इससे आप लोग एमसीक्यूज सारे हल हो जाते हैं। लेकिन एमसीक्यूज हल करने का एक तरीका होता है। मेरा कहने का ये मतलब है एमसीक्यूज को देखकर पैनिक नहीं होना कि भाई मुझे तो नहीं आती, उसको पढ़ ले कि वो क्या बता रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोग एमसीक्यूज को थोड़ा सा टाइम देंगे और उसको सही ज़हन लगाकर पढ़ेंगे, इट विल बी वेरी वेरी ईजी।
फिर बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, लास्ट ऑप्शन। चले आखिरी क्वेश्चन है शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपना अपना सॉल्व करे और मुझे बताए। लास्ट वन, यही तो आप लोग का समरा है कि एट द एंड ऑफ द क्लास यू नो व्हाट वी डिस्कस। मैं आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश कर, देख ले। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग, मेरे साथ पढ़ते रहे, कंसर्निंग इंटरकोस्टल स्पेसेस आर करेक्ट। अब बात इंटरकोस्टल स्पेस के साथ हो रही है, सारी बातें ठीक होगी। और एक अब देखें, इंटीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज ऑफ द लोअर 5 इंटरकास्टल स्पेस आर द ब्रांचेस ऑफ मस्कुलोपेनिक। इंटीरियर इंटरकास्टल आर्टरीज फ्रंट पे, लोअर 5 कहां से आती थी? मस्कुलोपेनिक। ठीक नहीं है यार। अपर 6 इंटरकास्टल स्पेस आर द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और नीचे 5 कौन सप्लाई करती थी? मस्कुलोपेनिक आर्टरी। तो ठीक नहीं है, कल पढ़ा है ना ब्लड सप्लाई, तो ये ठीक है। आगे चले, आप लोगों को ये नहीं पता है कि ठीक है कि गलत, आगे जाए। लेकिन इसको देख के गलत ठीक ना कहना, आगे जाए। सेंसरी फाइबर इन द लोअर 5 इंटरकास्टल नहीं आता, छोड़े, आगे जाए। पोस्टीरियर इंटरकास्टल आर्टरी ऑफ द लोअर 9, देखे बैक साइड पे 3 से लेके 9 तक ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग योटा। ठीक है कि नहीं? सही है। चौथे को देखे, थ्रू आउट द इंटरकोस्टल स्पेस इंटरकोस्टल नर्व एंड ब्लड वेसल, जिसको हम क्या कहते थे? न्यूरोवास्कुलर बंडल, लाइज क्लोज टू द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। गलत, इट लाइज इन द लोअर बॉर्डर सबकोस्टल ग्रूव। तो अगर सारी नहीं आती, ये वाला आंसर है, इसे आपको आता है। तो ये है, अगर किताब एक टीचर या एक स्टूडेंट पूरा ना पढ़ सके, लेकिन उतना पढ़े जिस पे आप एमसीक्यूज डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दिस विल बी की टू पास। हर एक चीज कवर नहीं होती, लेकिन जो चीज कवर हो जाती है उससे एमसीक्यूज जरूर होती है। तो देखिए, आप लोगों को अगर एमसीक्यूज का 3 हिस्से भी नहीं पता, लेकिन एक हिस्सा आपको श्योर है, आपका आंसर है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये पॉइंट इस तरह क्लियर करते जाए, और इंशाल्लाह कल से फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। इधर देखे, लेफ्ट मेन ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जब जाएगी तो कितने लोबार ब्रोंकस देगी? लेफ्ट अपर और एक लोअर। लेकिन बिफोर एंटरिंग टू हाइलम या आफ्टर एंटरिंग? ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस जब हाइलम से एंटर करेगी तो फिर अपर और लोअर ब्रांच देगी। लेकिन यहाँ पे जो राइट है ना, ये एंटर करने से पहले अपर को देती है, लेकिन एंटर करने के बाद मिडल और लोअर को देगी। तो लेफ्ट मेन ब्रोंकस अपर लोअर देगी लोबार, लेकिन आफ्टर एंटरिंग टू हाइलम। लेकिन इसने क्या लिखा है? बिफोर एंटरिंग टू हाइलम। ये गलत है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं 10:30 पे। बस ये कि कल, और कल टेस्ट भी है। हाँ ठीक है, कल एक क्लास होगी, आप लोग भी टेस्ट अटेम्प्ट करें। जितना आप लोग आज जाकर पढ़ सकते हैं ना, कहते हैं जोर की पढ़ाई जो है ना वो कभी भूलती नहीं है। टेस्ट के लिए जो बंदा जितना ज़्यादा टाइम अच्छे तरीके से पढ़ेगा वो ज़िंदगी भर पेस्ट हो जाती है। देखिए, कुछ चीज़ें आप लोग पढ़े, कुछ चीज़ें मैं कल आप लोग को क्लियर करवाऊंगा, और कुछ चीज़ें हम एमसीक्यू से एक्स्ट्रा सीखेंगे। तो ये चीज़ें मिलकर आप लोग की नॉलेज बन जाएगी। तो कल पढ़ के आइए। जो ऑनलाइन है उसको ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, आप लोग को यहाँ पे कागज़ के ऊपर मिलेगा, और इसके ऊपर हम रीज़न बताकर उसके ऊपर आप लोग अपनी लिखाई करेंगे। तो अपर लिम, लोअर लिम, एब्डामिन आप लोग की एक दफ़ा फिर से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल 10:30 पे पहली क्लास लेंगे, और क्लास के ब्रेक के बाद फिर टेस्ट लेंगे। लेकिन क्लास पहले इंशाल्लाह एक लेंथी क्लास लेंगे। कल और परसों एक क्लास थोरेसिक कैविटी विल बी फिनिश, फिर इंशाल्लाह पेल्विस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड वी विल बी आल्सो स्टार्ट बाय केमिस्ट्री अलॉन्ग विद एनाटॉमी। ठीक है, हाँ जी। नहीं, 14 अगस्त को ऑफ करेंगे, लेकिन सैटरडे को क्लासेस होगी, सैटरडे छुट्टी नहीं होगी। नहीं, 14 अगस्त ऑफिशियली ऑफ है ना। यहाँ पे असल में पुलिस स्टेशन है, वो छोड़ते नहीं। यहाँ पे जो जितने भी वो राउंड करते ना, तो ऑफिशियल डे पे वो नहीं छोड़ते गैदरिंग। सही है, 14 डे पे ऑफ करेंगे, लेकिन सैटरडे विल बी क्लास। हाँ, जुम्मे को। मैं चाहता हूँ कि हम रिदम खराब ना हो। वैसे हमारी एकेडमी की यूजुअल सैटरडे संडे ऑफ होती है पहले से, लेकिन सैटरडे अभी मैं इसलिए क्लास है ताकि आप लोग कुछ पढ़े, हम आगे पहुँच जाए।
टाइम जा, अब 1 महीना हमने बेस बनाए हैं, अभी हमने थोड़ा सा स्पीड भी लगाना है, क्लियर है। लेकिन अगर आप लोग चाहे कि सर कल टेस्ट के बाद 2 मजीद और क्लास ले ले तो फिर 3 दिन आप करेंगे, वो भी ठीक है। हाँ, वो आप लोग डिसाइड करके मुझे बताए। कल अगर आप लोग कहे कि सर 3 क्लास लेते और टेस्ट भी लेते, ये देखे कल छुट्टी 3 बजे भी हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 डे ऑफ करेंगे फिर भी ठीक है। और अगर जुम्मे को छुट्टी करनी है फिर सैटरडे को क्लास जरूर होगी। हाँ, 3 क्लास, सैटरडे को टेस्ट नहीं, टेस्ट तो कल ही होगी। हाँ हाँ जी, क्लास सही है। नहीं, मुझे आप लोगों ने इसलिए बताना था कि मैं फिर अपने हिसाब से टाइम टेबल, मुझे भी काम करने होते हैं ना। सही दे, मंडे से देखे, मंडे से बात सुने, मंडे से इंशाल्लाह ऑन डेली बेस विल बी 3 क्लासेस। मंडे से 45 मिनट एक एनाटमी क्लास होगी, फिर 45 मिनट एक एनाटमी क्लास, और फिर 1 घंटा बायोकेम क्लास होगी। हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि 4-5 स्टूडेंट और टाइमिंग यही 10 बजे होगी, 10 से लेके 2 बजे तक हम इंशाल्लाह ख़त्म करते जाएंगे। अभी आप लोगों ने थोड़ा स्टेमिना बिल्डअप करना है ना, इस तरह जाएंगे तो फिर ख़त्म नहीं होगा। और जब बायोकेम स्टार्ट हो ये भी तो आप लोगों की थोड़ी मिक्सिंग होगी तो इंटरेस्ट भी शुरू हो जाएगा। एक चीज़ को बार बार पढ़ना थोड़ा सा बंदा हेक्टिक हो जाता है, क्लियर है। तो एनाटमी अब माशाल्लाह हम 70% ले चुके हैं आगे, तो ये चलती रहेगी और बायोकेम स्टार्ट करेंगे साथ में। कल 3 क्लास लेते हैं ना, फिर इंशाल्लाह 3 डे ऑफ करते हैं, सही है ऐसा। लेकिन टुमारो आई विल ट्राई टू फिनिश थोरेसिक कैविटी दिन, ठीक है। तो फिर कल आप लोग ऐसा करें 10:15 तक पहुंच जाए, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। लेकिन टेस्ट जस्ट बिल्कुल आखिर एंड में लेंगे, सब क्लासेस एक्टिवली ले